जय हिंद जय हिंद। कैसे हैं सभी? बढ़िया हैं, मस्त होंगे। सर आप भी लास्ट में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करवा दो। अरे भाई, कंसेप्ट तो पढ़ा दूं पहले। प्रैक्टिस तो अभी दूसरा दिन आज क्लास का है। पहले कंसेप्ट तो पढ़ लें, कंसेप्ट तो क्लियर कर लें, साथ में फिर क्वेश्चंस भी लगाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम ऑप्टिक्स का पार्ट टू, ऑप्टिक्स के पार्ट वन को हम कवर कर चुके थे। और मैंने पहले ऑप्टिक्स के पार्ट वन के अंदर लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है, कौन कौन सी होती हैं सब आपको पढ़ाई थी, उनकी रेंज क्या है सब पढ़ाई थी। रे ऑप्टिक्स आपको समझाया क्या है, ऑप्टिक्स को डिवाइड करके आपको समझाया कितने पार्ट्स में हमें पढ़ना होता है और हमें अपने सिलेबस के लिए क्या क्या पढ़ना है ये भी आपको बताया था। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन शुरुआत करने वाले हैं, जिसकी चर्चाएं मैं पिछली क्लास में आपसे कर चुका था। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलो हेडिंग लगाओ। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये ऑप्टिक्स का पार्ट टू है और हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। देखो एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन? देखो आप देखेंगे ये बुक है भाई साहब, और एक भाई साहब हैं आराम से पढ़ पा रहे हैं। होता क्या है कि लाइट जब पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पर, बुक आपके लिए एक वस्तु हो गई, एक ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक। जब लाइट इस पर आती है तो आने वाली लाइट को इंसिडेंट रे कहा जाता है। आपतित किरण, मैं बता दूं, जो लाइट डल रही है ना इस पे, जो लाइट आ रही है, इसे कहते हैं हम, जो लाइट डल रही है, टॉर्च मारो आप तो लाइट जो डल रही है उस ऑब्जेक्ट पे, इस लाइट को कहा जाता है बेटा आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जैसे ही लाइट ये उस ऑब्जेक्ट से टकरा के क्या होती है, तुरंत रिफ्लेक्ट होती है। ये इसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण। हुआ क्या, ये बुक आपको क्यों दिखाई दी? क्योंकि लाइट आई, इंसिडेंट रे आई, लाइट टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई और आपकी आंखों तक पहुंची, आपको तब जाके ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। बिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कभी आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। ऑब्जेक्ट दिखता कब है आपको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हेल्प से। लाइट आती है, उस ऑब्जेक्ट से टकराती है, टकराने के बाद आपकी आंखों तक पहुंचती है, तब आपकी आंखों को पता लगता है कि हाँ यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो एक ही मीडियम में होता है, यानी इसमें क्या है, लाइट जिस मीडियम में आएगी उसी मीडियम में वापस चली जाती है, जिस मीडियम में आई उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। अब मीडियम के बारे में हम पहली क्लास में समझ चुके हैं, उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। अब जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं कि अगर मैंने कोई, मेरे सामने दीवार है और मैंने बॉल फेंक के मारी, उसमें बॉल वापस आ गई उसी मीडियम में, तो गई इंसिडेंट रे, आई रिफ्लेक्टेड रे उसी मीडियम में, उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। दूसरी बात बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वो देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कराने से पहले मैं आपको एक चीज रिपीट कर देता हूं। परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। लेकिन इससे पहले एक सवाल जो एयरफोर्स में बनाया, जो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, याद करो। बेटा मैंने कल आपको पढ़ाया था कि देखो यहां पर कोई मीडियम नहीं बदल रहा है, यानी मीडियम नॉट चेंज, माध्यम नहीं बदल रहा है, मीडियम नॉट चेंज, माध्यम नहीं बदल रहा है। अब अगर मीडियम नहीं बदल रहा है, इस बात का मतलब क्या है? स्पीड भी नहीं बदलेगी, क्योंकि आप याद करो कल मैंने पढ़ा था v बराबर c अपॉन म्यू, आपको याद होगा।
तो इसका मतलब v तो हमारा मीडियम पर डिपेंड करता था, ये तो कांस्टेंट होती थी, कल आपको याद होगा। इसका मतलब v बदलेगी, मतलब स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो बदलेगी। बोलो हाँ कि ना। कल मैंने बात सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी? बिल्कुल, वेलोसिटी चेंज होगी। इसके बाद और वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, आपको कल मैंने पढ़ाया था v म्यू पर डिपेंड करेगा, तो v बराबर क्या होता था? एफ लेमडा। और एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति तो सोर्स पर डिपेंड करती है, प्रकाश के स्रोत पर, सोर्स ऑफ लाइट पर। वो तो मीडियम पर डिपेंड नहीं करती ना, सोर्स ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन, दोनों के लिए कांस्टेंट होगी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। तो बेसिकली, और आपका जो है लेमडा यानी वेवलेंथ, लेमडा भी सर नॉट चेंज, बेटा गलत लिख गया हूं मैं, नॉट चेंज होगा क्योंकि मीडियम नहीं बदला ना, वेलोसिटी नॉट चेंज, इसका मतलब लेमडा नॉट चेंज। और फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी नहीं बदलेगी, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति नॉट चेंज। ये बेटा, बट अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं, आवृत्ति की बात करूं, या इंटेंसिटी की मतलब बात करूं मैं, या फिर एम्पलीट्यूड आयाम की बात करूं, वो चेंज होता है, वो आपके लिए जरूरी नहीं है पढ़ना। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है और वो घटता है, लेकिन वो आपके लिए जरूरी नहीं है। अब इंटेंसिटी जो टर्म है, एक तीव्रता, बेटा इसे हिंदी में कहते हैं, बस थोड़ा इसको समझा दूं। इंटेंसिटी, इसको हिंदी में तीव्रता कहा जाता है। क्या होता है इंटेंसिटी, ये बताओ। ठीक है, एक मिनट बस मैं आता हूं, इसको चीज को ध्यान से समझना आप। देखो, इंटेंसिटी क्या होती है? तीव्रता। अगर लाइट आई इस पर, बुक पर या मिरर पर, मान लेते हैं, तो होता क्या है, मान के चलो किसी मिरर पर लाइट आई, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर, यहां देखो, आप यहां समझ पाओगे ढंग से। ये कोई सरफे, ये देखो, ये प्लेन मिरर है आपके सामने, समतल दर्पण, और एक टॉर्च से लाइट हम डाल रहे हैं। होता क्या है, कुछ लाइट को ये मिरर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, कुछ परसेंट, 2%, 3%, 4% जो आपने लाइट डाली है, इस लाइट को कुछ न कुछ मिरर एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। 100% लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। TIR हम आगे पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा चमकता क्यों है? वो 100% TIR शो करता है, वहां 100% लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वो अलग कहानी। लेकिन लाइट जो है, रिफ्लेक्शन जो होता है ना, वो उसमें जो इंटेंसिटी होती है, उसकी लाइट की जो तीव्रता है वो घटती है। और इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। जब इंटेंसिटी घटती है तो एम्पलीट्यूड भी घटता है, आयाम भी घटता है। क्या मेरी बात समझ पाए? तो जो लाइट आ रही है ना बेटा, ये लाइट कुछ परसेंट, 2%, 3%, 4% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है वो सरफेस, वो मिरर। और जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो 96, 95, 94% लाइट रिफ्लेक्ट होती है, 100% लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि कुछ 4%, 3%, 2% लाइट को ये मिरर एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसलिए इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि जो इंटेंसिटी बेसिकली होती है, यानी आवृत्ति जो होती है, वो ए स्क्वायर पर डिपेंड करती है। और ए का मतलब बेटा होता है आयाम, यानी एम्पलीट्यूड। अब आप खुद सोचिए, अगर जब इंटेंसिटी कम होगी तो एम्पलीट्यूड भी तो कम होगा, तो दोनों ये डिक्रीज होते हैं रिफ्लेक्शन के केस में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इंटेंसिटी भी घटती है, एम्पलीट्यूड भी घटता है। तो नोट डाल के मैं लिख देता हूं बात, तो ये नोट डाल के लिख देता हूं, इंटेंसिटी, बोथ इंटेंसिटी यानी तीव्रता, एंड एम्पलीट्यूड यानी आयाम डिक्रीजेस। आपको ये यहां से पता लग रहा होगा, इसका मतलब क्या हो गया, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। ए घटेगा तो आई घटेगा, तो ए भी घटेगा, आई घटेगा। ये बात आपको यहां समझ में आ गई होगी, बोलिए हाँ कि ना। चलो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था? अब देखो, लॉ देख लो क्या है। लॉ ये कहता है कि जो लाइट डाली जा रही है, ये इंसिडेंट रे कह रहे थे हम, आपतित किरण कह रहे थे बेटा। अब हमने क्या करा, यहां पर नॉर्मल डाला, ये बेटा अविलंब कहा जाता है, इसे नॉर्मल कहते हैं। अविलंब। अब ये
एंगल जो नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, ये रेड कलर से जो दिखा रहा हूं, इसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, आपतन कोण। और आई से इसको दिखाते हैं, यानी आपतन कोण। ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण, और इसको आर से डिनोट किया जाता है, यानी परावर्तन कोण। ये बोलो क्लियर। तो लॉ क्या कहता है, एक्सपेरिमेंट किया गया और पाया गया कि ये लॉ ये कहता है कि जो एंगल आई और आर हैं ये दोनों बराबर होंगे। अगर 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। एक्सपेरिमेंट से पाया गया कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो एंगल लॉ है वो इन दोनों केसेस में, यानी आई और आर, ये दोनों हमारे बराबर होंगे, ऐसा पाया गया एक्सपेरिमेंटली। मतलब एंगल, पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ के एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी अगर एंगल आई 30 होगा तो एंगल आर भी 30 होगा, एंगल आई 20 होगा तो आर भी 20 होगा। कहने का मतलब ये है। क्लियर। दूसरा लॉ क्या था बेटा, दूसरा लॉ ये था, देखो यहां से जो इंसिडेंट रे है यानी आपतित किरण, जो परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल अविलंब एक ही प्लेन में, एक ही समतल में रहेंगे, एक ही समतल में लाई करेंगे। तो आप देखें एक ही समतल में, तो एक ही प्लेन में तीनों। तो कहने का मतलब थर्ड लॉ ये था, सॉरी सेकंड लॉ हमारा ये था कि इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, कॉमा रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण, एंड नॉर्मल यानी अवलंब, लाई इन सेम प्लेन, समान समतल में रहेंगे। प्लेन का मतलब बेटा क्या है, समतल। ये दो लॉ हैं, ठीक है। ये है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के। पहला एंगल आई और आर बराबर, दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। दूसरी बात, ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये हमेशा, चाहे आपकी सरफेस प्लेन हो या फिर कर्व्ड सरफेस हो, वैलिड होगा। ध्यान से सुनना, चाहे आपकी सरफेस प्लेन हो और चाहे वो कर्व्ड हो, वक्र हो। कर्व्ड का मतलब जैसे कॉनकेव मिरर आपने देखा होगा, कनकेव मिरर पढ़ा होगा, अवतल दर्पण। कॉन्वेक्स पढ़ा होगा आपने, उत्तल, यानी कर्व्ड सरफेस हो, वक्र सतह, या फिर प्लेन सतह हो, समतल सतह, हर केस में वैलिड करता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, देखो कैसे। जैसे मान लेते हैं एक मिनट के लिए, ये हमारे पास सरफेस प्लेन है, ये ठीक है। देखो ये बाउंड्री है, सरफेस है। ये बाउंड्री का काम क्या होता है, मीडियम को डिवाइड करना, सिंपल। अब हुआ क्या, ये नॉर्मल है बेटा, ये आपका नॉर्मल है, ठीक। ये हमारा हो गया नॉर्मल। अब क्या हुआ, लाइट आएगी ऐसे करके और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे करके। मतलब ये क्या हुआ, ये जो एंगल होगा आई और ये एंगल आर होगा। बोलो क्लियर। ये प्लेन सरफेस हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या हो गया, प्लेन सरफेस, समतल सतह है, एकदम प्लेन है सरफेस। लेकिन अगर कर्व सरफेस हुआ तो क्या होगा, तो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, उस केस में भी एंगल आई और आर बराबर होंगे। मतलब ये हुआ मेरा सीधा सीधा कि अगर सरफेस ऐसी है कर्व्ड, या फिर वो ऐसी है, देखो कर्व्ड सरफेस है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा। ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, सिंपल। ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आई एंगल आर, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल आई और एंगल आर। तो कहने का मतलब है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड आइदर
सरफेस प्लेन और कर्व्ड। ध्यान रखना ये बात, अभी आगे इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, पहले इस बात को मैं लिख देता हूं, वरना एक चीज और मैं मुझे मेंशन करनी है इसमें। देखो नोट डाल के लिख देता हूं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड। ये नियम क्या है? वैलिड होगा आइदर सरफेस इज प्लेन यानी सतह समतल हो, या फिर और कर्व्ड, कर्व्ड का मतलब वक्र हो, जैसे कि ये है। ध्यान रखना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा। लेकिन अगर आपकी सरफेस स्मूथ है, ये तब ही, स्मूथ का मतलब चिकनी सतह है, तभी वैलिड होगा, एक कंडीशन है। मतलब अगर ये रफ सरफेस है, खुरदरी सतह है, ऐसे करके देखो, खुरदरी ऐसी, ऐसे खुरदरी सतह है, ये क्या है? रफ सरफेस, खुरदरी सतह। रफ का मतलब क्या है? खुरदरी सतह। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड नहीं होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कभी भी खुरदरी सतह के लिए वैलिड नहीं होता। अगर सरफेस आपकी प्लेन है या वो वक्र है, कर्व्ड है, तो अगर आपकी सरफेस स्मूथ है, चाहे वो वक्र हो, कर्व्ड हो या फिर वो प्लेन हो, आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा भाई। आप देख सकते हैं स्मूथ का मतलब क्या है? चिकनी सतह। उम्मीद करूंगा आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन अगर रफ सरफेस है तो रफ सरफेस के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड नहीं होता। ठीक है, मैं लिख दूं ये बात, मैं यहां पे लिख देता हूं आगे नोट डाल के, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन का नियम, इज नॉट वैलिड फॉर रफ सरफेस, खुरदरी सतह के लिए। हिंदी वालों के लिए बेटा, हिंदी वालों के लिए खुरदरी सतह के लिए प्रकाश के परावर्तन का नियम वैलिड नहीं होता। इतनी बात यहां तक बताओ क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत यहां तक? इसके बाद आगे बढ़ा जाए? चलो आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट को समझते हैं। देखो ये होता क्या है, ये आपके सामने तीन फिगर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये प्लेन मिरर है, यानी प्लेन मिरर को बेटा समतल दर्पण कहा जाता है। प्लेन मिरर का मतलब क्या है? समतल दर्पण बोल दो, प्लेन सरफेस बोल दो, प्लेन मिरर बोल दो, वही है। और ये आपका कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, हिंदी में से अवतल कहा जाता है, अवतल दर्पण। और कन्वेक्स का मतलब बेटा उत्तल है। मिरर का मतलब दर्पण और कन्वेक्स का मतलब उत्तल। अब एक बात बताओ, अगर मैंने क्या करा, ये प्लेन मिरर है तो हमने पॉलिश कर रखा है, इधर से आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ये पॉलिश है, पीछे वाले एरिया से पॉलिश एरिया, ये वाला एरिया कैसा है? पॉलिश्ड, हमने पॉलिश कर रखा है। आपने मिरर देखा है ना, मिरर पीछे की साइड पॉलिश रहती है, ये वो पॉलिश हो रखी है। अब हुआ क्या, अगर मैंने लाइट को, आप आराम से देखें, ध्यान से देखें, अगर मैंने लाइट को कैसे डाला है? नॉर्मली, ऐसे करके। नॉर्मली का मतलब अभिलंब से, या लंबवत बोल दूं, परपेंडिकुलर। अगर लाइट को मैं प्लेन मिरर पर ऐसे परपेंडिकुलर डालता हूं तो देखो ये जाने वाली लाइट, इसको क्या बोल रहे हैं? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ये यहां पर टकराएगी और टकरा के क्या हो जाएगी? वापस, रिट्रेस इट्स पाथ। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आप प्लेन मिरर के अंदर अगर किसी लाइट को नॉर्मली डालते हो तो लाइट क्या है? अपने पाथ पर वापस आ जाएगी, उसी रास्ते पर, रिट्रेस इट्स पाथ, अपने रास्ते पर वापस आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? मुझे एक बात बताओ, एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू यहां क्या होगी भाई? नॉर्मल से एंगल कितना बन रहा है? इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है? 0। तो इस केस में बेटा एंगल आई कितना होगा? 0। और एंगल आई अगर 0 होगा इस केस में, तो आप मुझे एक बात बताओ, एंगल आई अगर 0 होगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल आई और आर बराबर होते हैं, तो एंगल आर भी क्या होगा? 0। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर? चलो आगे यहां आ जाओ। ये कनकेव मिरर है, मुझे पता है अगर मैं लाइट को, बेटा ध्यान से देखना, अगर मैं लाइट को कैसे डालता हूं? इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से। हमें पता है इतना यार, हम 12th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं, क्या होती है मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र क्या होता है, सब थोड़ा थोड़ा हमें आता है, ये टर्म्स हमें आती हैं बेटा। तो समझो,
यानी ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है बीचों बीच से जो लाइन गुजरती है, ये पोल होता है आपका ध्रुव। इसी को बेटा प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष कहा जाता है, लिख भी रहा है प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष से बेटा हिंदी में कहते हैं मुख्य अक्ष। अगर आप लाइट को आप डालते हैं ऐसे करके, ऐसे करके, हो क्या रहा है, परपेंडिकुलर जा रही है कि नहीं जा रही है, लंबवत, तो ये टकराएगी इस पॉइंट से और वापस आ जाएगी। तो इस केस में भी क्या होगा, एंगल आई और एंगल आर दोनों जीरो होंगे, सेम केस है। या फिर आपको पता है, अगर मैं लाइट को, आपने रूल पढ़ा होगा क्लास 12th में कि अगर हम बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी रे को डाला जाता है तो जैसे वो जाती है वैसे ही वापस आ जाती है। इस केस में भी एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे, बराबर होंगे, बोलो हाँ कि ना। और वो कितने होंगे, 0 डिग्री होंगे। सेम यहां देख लो, सेम केस है यहां। अगर आप लाइट को यहां डालोगे, जैसे आप यहां लाइट को डालोगे वैसे ही क्या हो जाएगी, हमारी लाइट वापस आ जाएगी। इस केस में भी क्या होगा, ऐसे अगर मुख्य अक्ष से डालेंगे या फिर अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट को डालेंगे तो क्या होगा, सेम कहानी, एंगल आई और एंगल आर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बोलो हाँ के ना। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? इन सभी केसेस के अंदर बेटा क्या होगा, एंगल आई और एंगल आर आपके क्या होंगे, 0 डिग्री होंगे। तो मैं लिख के आ रहा हूं, इफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली देन इट रिटर्न्स इस पाथ, यानी अगर किसी प्रकाश की किरण को आप अवलंब से गुजारते हैं, अवलंब से डालते हैं, तो दोबारा अपने रास्ते पर आ जाएगी, और दोबारा आ जाएगी तो नॉर्मल से हमेशा एंगल 0 डिग्री बनाएगी, ये ध्यान रखना। तो मैं इस बात को यहाँ लिख रहा हूँ नोट डाल के, है ना, यहाँ पे। इफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, इफ लाइट इंसिडेंट normally then it retraces its path। रिट्रेस का मतलब क्या है, दोबारा से अपने रास्ते पर, पाथ रास्ता, रीट दोबारा से अपने रास्ते पर आ जाना, तो अपने रास्ते पर दोबारा वापस आ जाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट के एंगल आई और एंगल आर बराबर क्या होंगे बेटा, 0 डिग्री होंगे। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक भी, कोई दिक्कत? ठीक है। ये हमारी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जो हमने कहानियां पढ़ी वो सारी की सारी थी, क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो हमने समझा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किन किन सरफेस के लिए वैलिड होता है वो हमने पढ़ा, और फिर हमने इसकी कंडीशंस को भी समझा कि भैया ये रफ सरफेस के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड नहीं होता, चाहे वो सरफेस प्लेन हो फिर या वो सरफेस कर्व्ड हो। अगर सरफेस स्मूथ है, स्मूथ के केस के लिए चाहे वो सरफेस प्लेन है, स्मूथ प्लेन है, या फिर वो स्मूथ कर्व्ड है, तो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा। ये बात भी हमने पढ़ी। फिर हमने ये पढ़ा कि लाइट को अगर नॉर्मली डालते हैं आप अवलंब से तो अपने रास्ते पर दोबारा वापस आ जाती है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। इस केस में एंगल आई और आर दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। बेटा अब आगे हम समझने वाले हैं प्लेन मिरर के बारे में, समतल दर्पण के बारे में। और प्लेन मिरर के जितने भी कंसेप्ट हैं, एयरफोर्स नेवी ने जितने भी सवाल पूछे हैं वो सारे के सारे इस क्लास में आपको समझ में आ जाएंगे। एक एक चीज, एक एक डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। प्लेन मिरर के कंसेप्ट एकदम आपको समझ में आ जाएंगे। देखो बेसिक इंग्लिश है, बहुत बड़ी इंग्लिश तो है नहीं, मैं साथ साथ चीजों को मेंशन भी करता जा रहा हूं, तो आप कॉपी में चीजों को नोट कर लिया करो हिंदी को। आप देखो एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीडी तो देना होगा, और इतना इंग्लिश तो आपको आना चाहिए कि किसी बात को समझ के उस बात को रिप्लाई कर दो, वरना जीडी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। एयरफोर्स में से जीडी तो होना ही होना है। एयरफोर्स की खबर है कि अब आपके एयरफोर्स एग्जाम के अंदर से जो एडेप्टली टेस्ट 1 हुआ करता था, जिसे आप साइकोलॉजी टेस्ट कहा करते थे, वो हट गया है। एडेप्टली टेस्ट 1, एसआरटी जिसे कहते थे, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वो हट गया है। लेकिन जीडी तो आज भी है, ग्रुप डिस्कशन, वहां तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो बेसिक टर्म होती है, इतना तो आप बेसिक इंग्लिश है, इसको तो आपको सीखना ही होगा अगर आपको एयरफोर्स क्लियर करना है। एयरफोर्स क्लियर करने का मतलब पेपर निकालना नहीं है, पेपर के साथ साथ आपको वहां जीडी भी निकालना है, फिर फिजिकल को भी निकालना है, और फिर मेडिकल को भी पार करना है। सारे फेजेस आपके क्लियर होंगे तभी बात बनेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि कतई हिंदी में चलता रहे तो बात बनेगी। आपको अगर आप कंपटीशन के अंदर आए हैं तो आपको सीखना होगा, और वो भी डिफेंसिव कंपटीशन में है, क्योंकि वहां आपका पार्ट है जीडी। कैसे करेंगे बताइए। चलो
आगे बढ़ते हैं और हेडिंग लगाओ सब लोग, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसके जितने भी केसेस हैं प्लेन मिरर के सारे मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। चलो लिखो, तुम जितना इंग्लिश से घबराओगे ना उतना इंग्लिश आप पर हावी होगी और आपको छोड़ेगी नहीं पीछे। जीडी कैसे दोगे आप खुद सोचो। तो आदत बनाओ। मैं आपको दावा कर रहा हूँ, आप मेरी क्लास लीजिए, अगर आप प्योर हिंदी मीडियम के भी है ना, 10 दिन तो आपको मुश्किल आएगी, क्योंकि जो टर्म है साइंटिफिक, जो वर्ड्स हैं फिजिक्स के अंदर, टेक्निकल टर्म्स हैं, वो आपको प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन 10 से क्योंकि हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं और हम हमेशा हम अनुभव करते हैं इस चीज को, 10-12 दिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसके बाद वो जो टर्म्स जैसे से क्लियर होती जाती हैं उन्हें आनंद आने लगता है, फिर वो प्योर इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप कंपटीशन में आए तो आपको इंग्लिश सीखना होगा भाई इतना, ये आप निश्चित मानिए, वरना एयरफोर्स को पेपर निकालने का मतलब सिलेक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा और समझते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसको हिंदी लिखनी है वो लिख सकता है, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इमेज का मतलब होता है बेटा प्रतिबिंब और प्लेन मिरर का मतलब है समतल दर्पण। अब इसको समझो, देखो ये आपके सामने प्लेन मिरर है और बेटा इस पर पॉलिश हमने कर रखी है, आपको दिख रहा होगा ये पॉलिश हो रही है मस्त। होता क्या है, आपके सामने फिगर है, ध्यान से देखना है इसको, ये ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट। हुआ क्या, अभी मैंने आपको तुरंत पढ़ाया कि अगर लाइट को आप ऐसे डालोगे परपेंडिकुलर प्लेन में रखे, तो जैसे आप डालोगे वैसे ही वापस आ जाएगी, अभी पढ़ाया। तो ये वाली लाइन तो आपकी क्लियर हो गई, जैसे डाला वैसे वापस, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने क्या करा, अब एक लाइट को हमने ऐसे डाला यहाँ, अब क्या करा उसने, अब इसके लिए नॉर्मल ये बन गया तो ये एंगल आई हो जाएगा, और ये टकरा के वापस आएगा तो ये एंगल आर हो जाएगा। और मुझे क्या प्रतीत होगा अगर मैं ये सोचूं कि जो लाइट हमने डाली थी तो ये कहीं इधर से आ रही होगी, ये डॉटेड लाइन है जो अब देखो, और मैं क्या देखूं ये लाइट किधर से आ रही है, तो अगर मैं इधर हूं तो मुझे क्या प्रतीत होगा, ये लाइट भाई इधर कहीं से आ रही होगी, ये यहां कहीं मीट करेगा, यहां कहीं, और यहां इमेज बनाएगा, ये प्रतिबिंब बनाएगा। इमेज का मतलब बेटा क्या है, प्रतिबिंब हिंदी में। क्या बात समझ पा रहे हो मेरी, ठीक। अब समझो हुआ क्या, इमेज जो बनती है प्लेन मिरर द्वारा उसकी मैं बातें कर रहा हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहला पॉइंट, इमेज जो बनती है प्लेन मिरर द्वारा वो जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट है उतनी हाइट की बनती है। अगर ये 2 मीटर का है तो ये भी 2 मीटर का बनेगा इमेज, अगर ऑब्जेक्ट माने वस्तु, तो जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट है उतनी हाइट की आपकी प्रतिबिंब यानी इमेज बनेगी। तो कहने का मतलब सेम साइज बनती है, पहली बात इतना दिमाग में सेट कर लो, कैसी बनती है, सेम साइज। इमेज बेटा कैसी बनती है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, सेम साइज, समान आकार का। सेम साइज का मतलब क्या है, समान आकार। दूसरा, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनती है। कहने का मतलब अगर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट 3 मीटर की डिस्टेंस पर है तो इमेज भी 3 मीटर की डिस्टेंस पर ही बनेगी। अगर आपके घर में प्लेन मिरर है और आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो तो जितनी दूरी पर खड़े हो प्लेन मिरर में उतनी दूरी पर आपकी इमेज बनेगी, तो सेम डिस्टेंस पर। तो यानी क्या है, सेम डिस्टेंस, इमेज फॉर्म सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट, जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी दूरी पर आपकी इमेज बनेगी, ये ध्यान रखना। सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना ये बात, सेम डिस्टेंस पर बनेगी, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी डिस्टेंस पर, ठीक है। सेम डिस्टेंस का मतलब ये है। तीसरा, वर्चुअल बनती है आभासी। भी वर्चुअल का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब क्या होता है। रियल को हिंदी में वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है और वर्चुअल इमेज को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। आपने मैथ के अंदर रियल नंबर और इमेजनरी नंबर पढ़े होंगे, इमेजनरी का मतलब वही वर्चुअल नंबर है, वर्चुअल। इनके बारे में मैं आपको अभी अभी सिखाऊंगा, थोड़ी देर में, थोड़ी देर बाद।
अभी के लिए इतना सोचो कि ये जो इमेज है वो वर्चुअल है। अब अंतर क्या है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में, वो मैं अभी बिल्कुल आपको थोड़ी देर में समझाने वाला हूं यहाँ पे, क्या वाकई में डिफरेंस होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। पहले आप इस चीज को समझिए ध्यान से। तो इमेज जो बनती है बेटा वो वर्चुअल बनती है, यहाँ पर आभासी। अब क्या डिफरेंस होता है, क्या मतलब होता है वर्चुअल इमेज का, वो मैं आपको समझाऊंगा। आभासी प्रतिबिंब, बोलो हाँ के ना। तो तीन चीज आप समझ लो। जो इमेज बनती है प्लेन मैप द्वारा हमेशा वो सेम साइज की बनती है, जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी साइज की इमेज बनेगी। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही दूरी पर आपकी इमेज बनेगी। और ये जो इमेज है वो आपकी वर्चुअल बनेगी। ऑब्जेक्ट आपका रियल है। एक सवाल पूछा है एयरफोर्स ने, आपको मैं कराऊंगा, ध्यान से देखना। जो रियल ऑब्जेक्ट होता है वो आपको हमेशा वर्चुअल इमेज देता है। रियल ऑब्जेक्ट आपको वर्चुअल इमेज देता है। मैं आपको बताऊं, अब हमेशा नहीं, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा दे आपको। मैं आपको समझाता हूँ। हमेशा वर्ड हटा देना है इसमें से, है ना। तो एक मिनट, ये रहा। ये भी देखो प्लेन मिरर है हमारे सामने, जैसे हम खड़े हैं, ये मिरर है सामने, दर्पण है और हम उसके सामने खड़े हैं। तो आपने देखा होगा अगर मैं अपना मिरर ऐसे, मिरर के सामने ऐसे हाथ करूं, ऐसे करके आपको दिख रहा होगा। तो ये वाला हाथ देखो आपको, ये वाला हाथ इसको किधर दिखाई दे रहा है, इधर। इसको लैटरल इन्वर्जन कहा जाता है, पार्स उल्टा। ये वाला इधर दिखाई देता है, ये वाला इधर। इसे कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। टेक्निकल टर्म है लैटरल, यानी पार्स उल्टा। हिंदी में इसे कहा जाता है पार्स उल्टा। जैसे और इसको थोड़ा समझो ऐसे करके, जैसे डी है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला हिस्सा तो आपको दिखेगा इधर, और ये वाला हिस्सा दिखेगा आपको इधर, और ये वाला हिस्सा दिखेगा आपको इधर। जैसे मैं मिरर के सामने खड़ा हो गया, मैंने ऐसे करा, तो ये वाला मेरा इधर दिखाई देगा, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर। ठीक है, इसे ही कहा जाता है लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन यानी पार्श्व उल्टा। लैटरल इन्वर्जन, पार्श्व उल्टा। ठीक है, तो इमेज जो बनती है प्लेन मिरर द्वारा, चौथा पॉइंट है बेटा, लैटरल इन्वर्जन बनती है, पार्श्व उल्टा। वो लिख चुका हूं मैं, इसकी हिंदी है ना। ये सारे के सारे पॉइंट समझ में आने चाहिए, पहले एयरफोर्स ने यहां से क्वेश्चंस पूछे हैं आपको। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, बताओ फास्ट। क्लियर। चलो, अब ये अंतर क्या क्या सेंस है रियल इमेज का, कहने का मतलब क्या सर आपका, किसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वो अब आपको मैं समझाने वाला हूं। वास्तविक प्रतिबिंब, अब समझो डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। क्या अंतर होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में, देखो कैसे। देखो चलो, होता क्या है रियल इमेज, ध्यान से देखो। ये आपने थोड़ा इमेज फॉर्मेशन पढ़ा होगा 10th में भी 12th में भी। अब ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, ये एफ और सी के बीच में रखा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। तो आपने पता है इमेज जो बनती है हमारी वो सी से पीछे बनती है, बियॉन्ड सी, है ना। अब आप देखो ये आपको क्या दिखाई दे रही है, यहां पर जो इमेज है, ये जो रे है आपको देखो, ये लाइट रे गई, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया, ये गई, ये आई, और देखो यहाँ कट करती हुई आपको दिखाई दे रही नहीं दे रही है, एकदम वास्तव में कट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ऐसी कोई रे जो वास्तव में एक पॉइंट पर कट करती हैं, वास्तव में, ऐसी इमेज को रियल इमेज कहा जाता है। आपको दिख रहा होगा वास्तव में कट कर रही है। लेकिन एक केस आपने ये भी पढ़ा होगा कनके मिरर का, अवतल दर्पण का, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा रहता है, आपने पढ़ा होगा, तब इमेज कहां बनती है, मिरर से पीछे, वो वर्चुअल इमेज बनती है। आप कहते थे वर्चुअल इमेज क्या सर, हमें वहां किरण आती हुई दिखाई देती हैं, कि ये कहीं से आ रही हैं, कट करती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में कट नहीं कर रही होती, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है। जैसे ये है, समझ जाओगे आराम से। ये केस देखो, ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, अभी मैं थोड़ी देर पहले प्लेन मिरर की चर्चा कर रहा था आपसे, प्लेन मिरर है, और ये आपका इमेज है। अब देखो ये क्या हुआ, लाइट आई, देखो यहां से ये हमने लाइट, देखो ये रहा, ध्यान से देखना, ये देखो, ये देखो लाइट जा रही है, टकराई, भाई साहब की आंखों तक गई। मुझे क्या प्रतीत हो रहा है,
मुझे ये प्रतीत हो रहा है ये जो रे है इन भाई साहब के लिए देखो आंखों तक जो आ रही है ये यहाँ कहीं से आ रही होगी और ये क्या कर रही होंगी यहाँ कहीं से मिलती हुई दिखाई दे रही होगी। तो ये जो रे देख रहे हैं आप, ये वाली रे, ये क्या है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि वास्तव में कहीं कट कर रही होंगी, वास्तव में दिखाई नहीं देती। जैसे और मैं थोड़ा आसान समझाऊं कि मान लेते हैं एक रे है, ये प्लेन पर है और एक रे ये है, एक रे ये है, ठीक है। तो मुझे कैसे प्रतीत होगा, एक ये रे यहां कहीं से ऐसे करके कट करके जा रही होगी यहां से, ये जो इमेज होगी वो वर्चुअल इमेज होगी। क्या बात मेरी समझ पाए? क्लियर है? क्लियर है? तो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में क्या डिफरेंस है? बेसिकली जो इमेज वास्तव में कट करती है किसी एक पॉइंट पर, जब कोई दो रे कट कर जाए किसी एक पॉइंट पर, ऐसी इमेज को रियल इमेज कहा जाता है, वास्तव में कट कर जाए और आभास हो आपको कि यहां कट कर रही हैं, उसको आभास हो जाए, उसको आभासी इमेज कहते हैं, यानी वर्चुअल इमेज कहते हैं। वास्तव में कट ना कर रही हो लेकिन आपको आभास हो रहा हो कि ये कट कर रही होंगी, तो यहाँ वास्तव में नहीं, आपको आभास हो रहा है कि हाँ भाई कट कर रही होंगी कहीं एक पॉइंट पे, लेकिन यहाँ देखो यहाँ वास्तव में कट कर रही है, ये अंतर होता है। ठीक है, अब जो रियल इमेज है ना बेटा, उसे आप स्क्रीन पर ला सकते हो, पर्दे पर ला सकते हो, आप उसको पर्दे पर ला सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप कभी थिएटर गए हो, मूवी देखने गए होंगे आप, वो जो इमेज है थिएटर में, जो भाई साहब सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और अमिताभ बच्चन साहब जो लड़ रहे हैं, है ना, वो क्या है, वो कौन सी इमेज है? आप स्क्रीन पर ला रहे हो, वो इमेज कौन सी? वो रियल इमेज है, वो वर्चुअल इमेज नहीं है। वर्चुअल इमेज को कभी पर्दे पर यानी स्क्रीन पर लाया ही नहीं जा सकता। तो इसकी एक पहचान और है कि रियल इमेज ओब्टेन ऑन स्क्रीन, ओब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन माने इसको पर्दे पर लाया जा सकता है बेटा, इसको पर्दे पर लाया जा सकता है, स्क्रीन माने पर्दा, पर्दे पर लाया जा सकता है, और वर्चुअल इमेज को पर्दे पर नहीं लाया जा सकता। तो वर्चुअल इमेज को पर्दे पर नहीं लाया जा सकता, वर्चुअल इमेज डू नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसको पर्दे पर नहीं लाया जा सकता। एक पहचान ये भी है, बताओ हाँ है ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारी, हमने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में बच्चों डिफरेंस सीखा। अगला नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। ये एक सुंदर सी कन्या है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है ना वो h है। कितनी हाइट है? ये h हाइट मान लेता हूँ, हाइट h है इसकी। तो मैं अगर आपसे कहूं कि बताइए मेरी h हाइट देखने के लिए, मेरी पूरी लंबाई देखने के लिए मुझे कितनी हाइट का प्लेन मिरर चाहिए? अपनी आधी हाइट का हमें प्लेन मिरर चाहिए। ये एफके एयरफोर्स का पूछा गया सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है कि हमें हमारी पूरी लंबाई देखने के लिए कितनी लंबाई का प्लेन मिरर चाहिए, कितनी हाइट वाला। तो आपकी हाइट अगर 5 फीट है तो 2.5 फीट का आपको प्लेन मिरर चाहिए, आप अपनी पूरी इमेज देख पाएंगे। ठीक है, बताओ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी हाइट h है तो जो आपको अपनी हाइट पूरी देखनी है तो आपका जो मिरर है वो आपकी हाइट का हाफ होना चाहिए, h/2, तो आप अपनी पूरी इमेज देख पाएंगे। बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई दिक्कत? ये भी आपका क्लियर हो गया। तो ये प्लेन मिरर के बारे में कंडीशंस थी जितनी भी मैंने आपको पढ़ाई हैं। इमेज जो बनती है बेटा, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इमेज जो बनती है प्लेन मिरर द्वारा वो सेम साइज की बनती है, ये क्लियर। उसके बाद जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखता है उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनती है, आभासी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। और पार्स उल्टा, लेटर इन्वर्जन, इसका भी मीनिंग मैंने आपको समझा दिया इन दोनों एग्जांपल से। इसके बाद मैंने बताया कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। रियल इमेज वो होती है जहां पर वास्तव में आपको इमेज कट करती हुई दिखाई देती है और इनको स्क्रीन पर लाया जा सकता है, पर्दे पर लाया जा सकता है।
और बेटा जो वर्चुअल इमेज जो होती हैं वो वास्तव में कट करती हुई नहीं दिखाई देती हैं, ऐसा ऐसा महसूस होता है, ऐसा काल्पनिक लगता है कि हाँ कट कर रही हैं, वास्तव में आपको दिखाई नहीं पड़ती कट करती हुई, और इनको स्क्रीन पर नहीं लाया जा सकता। ठीक है, स्क्रीन पर इन्हें नहीं लाया जा सकता, इनको वर्चुअल इमेज कहा जाता है। आपको अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए, पूरी हाइट देखने के लिए, पूरी आपकी हाइट देखने के लिए कितनी हाइट का आपको प्लेन मिरर चाहिए? वो आधी हाइट का प्लेन मिरर चाहिए। ठीक है, इतनी बातें यहां तक सभी को क्लियर होंगी है। ठीक है, चलो भाई, ये जितनी भी कहानी थी वो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अभी आगे और बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा स्पीड वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं प्लेन मिरर के केसेस में। जो कुछ पढ़ रहे हैं अभी हम वो प्लेन मिरर के लिए पढ़ रहे हैं। देखो ये मान लेते हैं ये हमारा प्लेन मिरर है, ये समतल दर्पण है, ये दिस इज प्लेन मिरर। और ये प्लेन मिरर स्टेशनरी है, मतलब रुका हुआ है। कैसा है बेटा? ये स्टेशनरी, रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है। स्टेशनरी का मतलब क्या? रेस्ट में, रुका हुआ है। ठीक है, रुका हुआ है, रेस्ट में है। मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ये रहा, वो एक ऑब्जेक्ट है, और एक भाई साहब हैं, ये रहे, करीब आपको पता है, ये मान लेते हैं ये एक्स डिस्टेंस पर है, तो एक्स डिस्टेंस पर ही इमेज बनेगी, नो डाउट। एक बात बताओ, इमेज और बना लेते हैं इनकी पहले ना। देखो, ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए जो ऑब्जेक्ट है वो v स्पीड से जा रहा है इधर, किसकी तरफ? मिरर की तरफ, v स्पीड से। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये, और मिरर भाई साहब रुका हुआ है, मिरर आराम से रेस्ट में, तो अब मिरर मेरे सामने हो, मैं मिरर की तरफ v स्पीड से जा रहा हूं, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ कितनी स्पीड से आ रही होगी? यानी मिरर की तरफ। इमेज भी v स्पीड से आ रही होगी। सवाल को ध्यान समझना जो एयरफोर्स में बना है, मैं क्या बोल रहा हूं दोबारा समझो। अगर ऑब्जेक्ट इस मिरर की तरफ, क्योंकि मिरर तो रुका हुआ है, रेस्ट भाई, स्टेशनरी का मतलब क्या है? रुका हुआ है ना, रेस्ट में है। अगर ये ऑब्जेक्ट v स्पीड से जा रहा है, v मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इमेज भी इसकी तरफ v मीटर पर सेकंड से आ रही होगी। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताइए उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, सापेक्ष गति, यानी इस ऑब्जेक्ट को इमेज अब कितनी स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही होगी। होता क्या ऐसे केस में, यहां थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का यूज होगा, मैं आपको साइन कन्वेंशन भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले यहां थोड़ा सा जो यूज है उसको समझ लेते हैं। तो बेटा जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो होता क्या, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, जो ऑब्जर्वर होता है देखने वाला, और देखने वाला कौन है? ये भाई, ये तो ऑब्जर्वर है ना हमारे लिए, बताओ, ऑब्जेक्ट यानी ये ऑब्जर्वर है हमारे लिए, बोलो हाँ के ना। ऑब्जर्वर माने क्या? देखने वाला। और ये हमारे लिए क्या है? ये इमेज है, प्रतिबिंब है, यानी प्रतिबिंब है। तो हुआ क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब देखने वाला हमेशा कहां लिखा जाता है? लास्ट में लिखा जाता है। ऑब्जर्वर कौन है? ये हमारा। तो कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे ही तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाला जाता है, सापेक्ष वेग ऐसे ही तो निकाला जाता है। तो यानी जो ऑब्जर्वर होता है, जो देखने वाला, अब इमेज कितनी स्पीड से आ रही होगी मिरर की तरफ, देखने वाला कौन है? ऑब्जर्वर, यही तो है ऑब्जेक्ट, तो मैंने लिख दिया इसको ऐसे। अब इमेज आ किधर रही है? इधर। तो बस थोड़ा सा साइन कन्वेंशन है, हल्का सा, वो साइन कन्वेंशन समझ लो। साइन कन्वेंशन का मतलब बेटा चिन्ह परपाटी नियम, ये मैं आपको अभी आगे भी पढ़ाऊंगा कनकेव कन्वेक्स में। चिन्ह परपाटी, साइन कन्वेंशन को हिंदी में कहा जाता है चिन्ह परपाटी। कुछ रूल है वो देख लो। रूल क्या है कि
अगर ये मान लेते हैं प्लेन मिरर है, अगर आपका ऑब्जेक्ट राइट साइड की तरफ जाता है तो उसकी जो वेलोसिटी है उसको आप पॉजिटिव लेंगे। कहने का मतलब सीधा फंडा है, जो इंसिडेंट रे है, देखो ऐसे करके समझो, मैं अगर सीधी बात कहूँ आपसे कि अगर आप इधर की तरफ जा रहे हैं, इधर की तरफ, ऐसे समझो भी, अगर आप इधर की तरफ जा रहे हैं तो आप पॉजिटिव लेंगे, हमें हमेशा राइट साइड की तरफ जाने को पॉजिटिव लेंगे आप, और अगर आप इधर आ रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ तो हमेशा उसको नेगेटिव लेंगे आप। इतना भी आप समझिए, इसके लिए इतना काम चल जाएगा। अगर आप इधर जा रहे हैं राइट साइड की तरफ तो आप पॉजिटिव लेंगे उसकी डायरेक्शन को, और अगर आप इधर आ रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ उसकी डायरेक्शन को आप नेगेटिव लेंगे। प्लस माइनस सिर्फ आपकी डायरेक्शन बताएगा। तो अब आप देखेंगे इमेज इधर आ रही है, मतलब आप क्या लेंगे, इसकी स्पीड को यहाँ -v लिख देंगे, -v, और ऑलरेडी पहले से माइनस है, ये इधर जा रहा है तो इसको +v लिखेंगे। प्लस माइनस तो माइनस ही होता है ना, तो क्या हो जाएगा -v, दैट मीन्स माइनस का 2v मीटर पर सेकेंड। अब माइनस क्या बता रहा है, यहां पर तो माइनस आए, तो माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है, दिशा। माइनस और प्लस बेटा दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है। माइनस ये बता रहा है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तरफ इधर साइड आ रही है, यानी ऑब्जेक्ट को इमेज कितनी स्पीड से आती हुई दिखाई देगी, दुगनी स्पीड से। अगर ऑब्जेक्ट आपका 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था तो ऑब्जेक्ट को इमेज 10 मीटर पर सेकंड से आती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि अगर ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो इमेज कितनी स्पीड से आ रही होगी, 5 मीटर पर सेकंड से आ रही होगी। सिंपल। बताओ कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताओ। साइन कन्वेंशन में जो इतना यूज हुआ है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया, बाकी का साइन कन्वेंशन हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के अंदर भी पढ़ेंगे। ठीक है, बोलो हाँ कि ना, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत बताओ, चीजें क्लियर है। ये सवाल एग्जाम में आपके बनाए, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है ये। ठीक, तो बेटा ये माइनस प्लस सिर्फ क्या है, डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करता है। अगर आप राइट साइड की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हो आप नेगेटिव। सिंपल है। ठीक है, क्लियर। चलो, उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें बढ़िया से समझ में आई होंगी। अभी प्लेन मिरर के कंसेप्ट पूरे नहीं हुए, अभी मैं थोड़ी सी चर्चाएं और करूंगा आपसे। आपने पढ़ा होगा कि अगर जो प्लेन मिरर है, अगर मान के चलो ये जैसे कोई प्लेन मिरर है मेरे पास, अगर प्लेन मिरर मेरा फिक्स है और इंसिडेंट रे आपतित किरण थीटा एंगल से घूम रहा है, तो बताइए रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण कितने एंगल से घूमेगी। एक कंसेप्ट हम ये पढ़ेंगे। एक कंसेप्ट ये भी पढ़ेंगे कि अगर ये प्लेन मिरर, अगर हमारा समतल दर्पण प्लेन मिरर थीटा एंगल से घूम रहा है, पहले नहीं घूम रहा था दूसरे वाले केस में, अगर प्लेन मिरर हमारा पहले ऐसे था अब थीटा एंगल से घूम रहा है और इंसिडेंट रे नहीं घूम रही, इंसिडेंट रे फिक्स कर दी, स्टेशनरी है, रुकी हुई जैसे पहली थी, तो अब बताइए रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से घूमेगी। समझ पा रहे हैं, ये कंसेप्ट भी हम समझेंगे प्लेन मिरर के। ठीक है, तो हुआ क्या कि इन दोनों कंडीशन पर आईसीसी ने क्वेश्चन पूछा है पहले, और इस बार एनडीए में उसने सवाल पूछा है, नीट में भी इस पर सवाल पूछा गया है। ठीक है, चलो, हाँ मन एकदम सही। ऑब्जर्वर को दुगनी स्पीड से दिखाई देती है और वास्तव में स्पीड उसकी v ही होती है, लेकिन दुगनी स्पीड से देखो ऐसा होता क्या है। अगर आप कभी ट्रेन में बैठे हैं, बैठे होंगे आप, तो जब आप ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन की स्पीड 100 मीटर पर सेकंड से ही, मतलब 100 किलोमीटर पर आवर से ही सामने से ट्रेन आती है तो हमें कितनी स्पीड से आती हुई दिखाई देती है, क्योंकि जब हम उसकी स्पीड अपने रेस्पेक्ट में देखते हैं तो हमें दुगनी स्पीड से आती हुई दिखाई देती है। सेम कंसेप्ट है, आपने रिलेटिव वेलोसिटी के केस में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट होता है, और आप बाकी की चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अभी इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर हमारी खत्म हो गई हैं, जितनी भी इमेजेस पढ़नी थी प्लेन मिरर के द्वारा वो हम समझ चुके हैं। ये वेलोसिटी वाला कंसेप्ट भी हम समझ चुके हैं। इसमें एक केस और पढ़ते हैं बेटा हम, वो क्या होता है कि जब आपका प्लेन मिरर स्टेशनरी ना हो तब, लेकिन ये हमारे सिलेबस में है नहीं, इसकी हम इसलिए चर्चा नहीं करेंगे। अगर आपका प्लेन मिरर मूव कर रहा हो, अगर मैं इस कंसेप्ट की भी बात करूं, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा डिटेल में एक और बात चर्चा करूं। अगर आपका ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा हो या फिर आपका ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा हो, देखना ध्यान से सुनना, अगर आपका ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा हो v मीटर पर सेकंड से,
इमेज भी v मीटर पर सेकंड से आ रही होगी मिरर की तरफ। अगर आपका ऑब्जेक्ट मिरर से v मीटर पर सेकंड से जा रहा हो तो आपकी इमेज भी v मीटर पर सेकंड से मिरर से दूर जा रही होगी। ये ध्यान रखना। इसका एक केस और पढ़ा जाता है कि जब आपका स्टेशनरी नहीं है प्लेन मिरर, यानी जब सिर्फ प्लेन मिरर मोशन में है, तब के केस में इमेज क्या होगी, लेकिन वो आपको अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बाकी की इमेज फॉर्मेशन की कहानियां, स्पीड की कहानियां ये हम समझ चुके हैं। इसके बाद अभी मैंने जो पढ़ाया था कि जब प्लेन मिरर रोटेट करेगा एंगल थीटा से, तब रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से घूमेगी, या फिर इंसिडेंट रे अगर एंगल थीटा से रोटेट करे तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से घूमेगी, नेक्स्ट कंसेप्ट में पढ़ेंगे। ये फिर हमारा प्लेन मिरर की सारी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करें, और देखो सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट है नहीं, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, पढ़ाई करेंगे तो आसान है आपके लिए सब कुछ। हो सकता है अभी शुरुआत में आपको चीजें समझ में नहीं आए, हो सकता है आपको शुरुआत में प्रॉब्लम आए, लेकिन धीरे 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 करेंगे तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता सब सही हो जाती हैं। थोड़ा टाइम आपको देना होगा। आप 11th नहीं पढ़ के आए हैं, अचानक से उम्मीद लगाई कि हाँ भाई मैं तो बहुत जल्दी कवर कर लूंगा। फिजिक्स जो आपकी सब्जेक्ट है वो कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट के बेसिस पर है। जहाँ जितना ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज्यादा बढ़िया से आप समझ पाओगे, आपका दिमाग उतना ज्यादा खुल पाएगा।